देख रहे हैं हम लोग पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी कैसा है तो गतिशील है, अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए गतिशील है। और का प्याज की तरह पृथ्वी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय है। चित्र देखना है, प्याज की तरह देखने में लगता है ना। पृथ्वी सबसे ऊपरी परत हो परपटी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत हो परपटी हो गया। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। परपटी की जो मोटाई देखना है, सबसे ऊपरी परत है क्या, सबसे ऊपरी परत जिसकी मोटाई तो महाद्वीप जहाँ असल भाग है, असल भाग पर 3500 किलोमीटर है। 10 से 100 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर या 10 से 100 किलोमीटर भी जा सकता है। और यही समुद्र में जाओगे तो 5 किलोमीटर है, कितना है 5 किलोमीटर तक है। ऊपरी परत कितना है समुद्र में 5 किलोमीटर परपटी है। और महाद्वीप में जाओगे तो परपटी 35 किलोमीटर या 10 से 100 किलोमीटर तक मिलता है। परपटी जो है परपटी, यही परपटी महाद्वीप सही देखा जाए तो सियाल से बना है। सियाल, सिलिकन और एल्युमिना से बना है परपटी। सियाल मतलब सिलिकन और एल्युमिनियम बल्सा एल्युमिना ऊपर से। तो परपटी जो है सियाल से बना है। जो परपटी 1% कितना है पूरे, जो परपटी 1% है तो महाद्वीप की परपटी बनल है सिलिका एल्युमिना से, यानी कि सियाल से बना है। तो यही कहता है महासागर का परपटी किससे बना है, परपटी जो बना है महासागर के परपटी सीमे से बना का, सीमा से सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको कहते हैं मेंटल। क्या बनता है महासागर है अंदर जमीन के अंदर हो गया मेंटल। 2900 किलोमीटर मेंटल है सीमा, 2900 किलोमीटर ही मेंटल का भाग क्या हो गया मेंटल है। मेंटल जो है सीमा से बना है, जो महासागर में आता है। ये देखिए महासागर सीमा से बना है ना। ये महाद्वीप देखिए जो परपटी से बना है, जो 35 किलोमीटर है महाद्वीप में, और सियाल से बना है। ये महाद्वीप का परपटी हो गया। परपटी के निचला मेंटल को 2900 किलोमीटर है। जो परपटी है वो नीचा हो गया गीला 2900 किलोमीटर मेंटल है, जो सीमा से बना है महासागर में, सीमा से बना है। और मेंटल के नीचे जाओगे तो आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है। माने कि मेंटल ऊपरी परपटी फिर नीचे 29 किलोमीटर मेंटल, फिर नीचे तो क्रोड है। क्रोड हो गया 15% भाग पड़ता है। वही कह रहा परपटी के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे क्रोड है। विश्व के सबसे गहरी खान, तो विश्व के सबसे गहरी खान पूछेगा दक्षिण अफ्रीका में है। क्यों, क्योंकि यहाँ खदान तेल के खोज में, अफ्रीका में तेल के खोजाई के चक्कर में, यहाँ तेल के खोज के चक्कर में 4 किलोमीटर ऊंचाई गड्ढा है। और 4 किलोमीटर तेल के खोज के चक्कर में खोदा गया था, 6 किलोमीटर तक खोद दिया गया, 6 किलोमीटर 4 से 6 हो गया। अगर पृथ्वी के केंद्र तक जाने के लिए 6000 तक खोदना होता है। अगर केंद्र तक जाना होगा, पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचना है 6000 तक जाना होगा, तब खोदाई होगा, जो असंभव ऐसा बात है। 4 से 6 किलोमीटर तक इतना हाल हो गया, पूरे विश्व की गहराई बन गया। और 6000 तक जाइए तो हालत में चल जाएगा। यानी कि केंद्र तक 11 किलोमीटर गहराई, 63 से 71 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र है। ये इतना खोदना होगा, तो कम से कम 6000 रुपये खोदना होगा। कुल केंद्र तक जाना होगा टोटल तो 63 से 71 पृथ्वी के त्रिज्या इतना जाना होगा। पृथ्वी के आयतन जितना है ना, उसका केवल 1% हिस्सा तो परपटी है। परपटी कितना है, पूरा पृथ्वी का आयतन का 1% है। और मेंटल 84% है। मेंटल जो 2900 किलोमीटर हिस्सा तक है, 2900 किलोमीटर 84%, कितना 84 लिख लो, 84% मेंटल है। मेंटल हो गया 84 2900 किलोमीटर। करोड़ कहेगा तो 15%, करोड़ हो गया। हाँ पूरा ही हो करोड़ 15%, 84% मेंटल, 1% परपटी, 15% करोड़ हो गया। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 6371 किलोमीटर त्रिज्या है। 3500 किलोमीटर में निफे की खुदाई, इसका गहराई कितना 3500 किलोमीटर। फिर इसका गहराई कितना है 2900 किलोमीटर मेंटल। निफे का कितना हो गया 35 किलोमीटर, 3500 पूछेगा क्रम से। पृथ्वी का आयतन का मेंटल 84%, फिर करोड़ आता है 15%, फिर परपटी आता है 1%। वही चीज़ लिखा है परपटी जो एक सबसे पतली परत है 1% पे। सेल और खनिज। सेल मैंने चट्टान जो है पृथ्वी के परपटी मैंने ऊपरी परत जो 1% है, 100 किलोमीटर में मोटाई है इसका। अनेक प्रकार के सेल से बना है परपटी, अनेक प्रकार के खनिज से भी बना है परपटी। पृथ्वी के परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी के जो परपटी है ना, वो बनाता कौन, खनिज भी बनाता है ना। किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, चट्टान कहते हैं। सेल, ये सेल जो है विभिन्न रंग का भी हो सकता है, आकार विभिन्न रंग के, विभिन्न प्रकार का आकार भी हो सकता है, गठन की हो सकता है। सेल जो है 3 प्रकार का होता है। कितने 3 प्रकार का। आग्नेय सेल जो कहते हैं इग्निशन सेल, और सर्वप्रथम निर्मित सेल तीनों में सबसे पहले यही बनता है निर्मित आग्नेय सेल। और सेल सेडिमेंट्री सेल कहते हैं। कांतिक सेल मेटामॉर्फिक। द्रवित मैग्मा, जब मैग्मा जमीन के अंदर रहता है तो मैग्मा ऊपर आता तो लावा यही ठंडा होता है तो आग्नेय सेल। वैसे जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस होता है तो आग्नेय सेल कहलाता है। इस प्रकार सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल प्राथमिक सेल कहते हैं,
है ना, अंदर आता तो मैग्मा, ऊपर निकलता है तो मैग्मा या लावा कहिए, एक मैग्मा कहिए, मेंटल खोलो, ऊपर निकलता था लावा बहिर्भाग। अग्नि सेल दो प्रकार का होता है, एगो अंतर्भेदी सेल अग्नि सेल और बहिर्भेदी अग्नि सेल। अंतर्भेदी सेल जो होता है अंदर जमता है, बहिर्भेदी में लावा बाहर जमता है, तो उसे बहिर्भेदी कहते हैं अग्नि सेल। पृथ्वी के अंदर जमता है तो मैग्मा, बाहर जमेगा लावा, वही अंदर जमेगा तो मैग्मा, मैग्मा कहीं मेंटल और बाहर जमेगा लावा, वही और का अंदर जमता मैग्मा, बाहर जमेगा लावा। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही, जो लाल द्रव जो मैग्मा रहता है वही लावा है, देख रहे हैं ना, लावा है, आग की तरह लाल है। तो अग्नि सेल दो प्रकार होता है, पहले हम लोग देखते हैं अंतर्भेदी, फिर उसके बाद बहिर्भेदी देखें। अंतर्भेदी संरचना, अंतर्भेदी की तो संरचना देखा जाए बहुत महीन दाने वाला होता है, वही अंतर्भेदी। अंतर्भेदी बड़े दाने वाला होती थी, अंतर्भेदी बाहर निकल गया ना तो बड़े दाने वाला होता है। जैसे बेसाल्ट अग्नि सेल है, कौन सा अग्नि है तो अंतर्भेदी है। ढक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, बेसाल्ट चट्टान से बना है, ढक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से बना है, जो अंतर्भेदी है। अंतर्भेदी में ग्रेनाइट भी आता है, ग्रेनाइट बड़े से बनता है, ग्रेनाइट का उपयोग किस में होता है, लेई मसाला या मसाला बनाने में। अब चलते हम तो बहिर्भेदी सेल। बहिर्भेदी सेल जो है महीन दाना वाला होता है, जमीन के अंदर ही जम जाता है। जब अग्नि सेल जो कहते हैं इसको सेडिमेंट्री, यही जब ठंडा होता है अग्नि सेल तो वही परत जमता है तो अवसादी बनता है, जिसको परत सेल भी कहते हैं। सेल अवसादी सेल वो ढक करके चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में सालों वर्ष टूटते है ना, छोटे कण में हो जाता है, अवसादी सेल बन जाता है, परत जमते हैं। अवसादी सेल में बलुआ पत्थर, रेत, पौधा का जानवर सब कुछ हो सकता है, जीवाश्म में रहता है सब। कार्य अवसाद हवा जल के द्वारा है ना, अवसाद जो होता है अवसादी चट्टान हवा के द्वारा, जल के द्वारा, मानव के द्वारा किसी बने एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुँच कर है ना, अदृढ़ अवसाद ढककर कठोर दब कठोर हो जाता है और सेल की परत जम जाता है, उसी को अवसादी सेल कहते हैं। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, कुछ बलुआ पत्थर क्या है, अवसादी चट्टान है, रेत का जो दाना से जमते बलुआ पत्थर बन जाता है। बलुआ पत्थर से बना है आगरा का किला, जो सफ़ेद संगमरमर से बना है। ताजमहल जी, लाल किला दिल्ली बलुआ पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर से। अवसादी सेल में होता है पेड़ पौधा, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीव, जीवाणु सेल जीवाश्म के रूप में मिलता है। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी बोलते हैं। क्यों कहते परतदार से बनता है। अवसादी चट्टान में जीवाश्म खनिज, पेट्रोल खनिज मिलता है, पेट्रोल भी खनिज जीवाश्म सब मिलता है। आग्नेय सेल जब होता है तो उसको अवसादी सेल में बदलता है। कैसे, उच्च ताप घनत्व, दाब घनत्व के कारण अग्नि ही बन जाता है अवसादी में। यह कहते हैं दूसरा संग घसा करके कहता है चट्टान बनता है। आग्नेय अवसादी चट्टान में कन्वर्ट होता है ना, अग्नि चट्टान अवसादी चट्टान में कन्वर्ट होता है। कांतिक चट्टान आग्नेय अवसादी में अवसादी से कांतिक में कन्वर्ट होता है। कांतिक को बोलते हैं रूपांतरण। ये क्या है, अवसादी चट्टान है, ये कन्वर्ट होता है कांतिक चट्टान में। चिकनी चूना एग्जाम्पल अवसादी हो गया, कांतिक चट्टान के स्लेट होगा, स्लेट जैसे एग्जाम्पल देखा जाए। कांतिक चट्टान के एग्जाम्पल चिकनी मिट्टी बदलता स्लेट में, चिकनी मिट्टी स्लेट में, देखिए चिकनी मिट्टी है स्लेट में कन्वर्ट हो गया, चिकनी मिट्टी स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में, थोड़ा लूसेंट देख लीजिएगा। कार अवसादी चट्टान जो है कांतिक चट्टान में कन्वर्ट होता है, तो हाँ कैसे बदलता है, तो अधिक दाब ताप घनत्व कारण। सेल का उपयोग मैंने चट्टान का उपयोग कहाँ होता है, कठोर सेल को सड़क घर इमारत बनाने में। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल जो बना है सफ़ेद संगमरमर से बना है। आगरा का किला भी बना है बलुआ पत्थर से, लेकिन यही ताजमहल का है सफ़ेद संगमरमर से। देखिए लाल किला बलुआ पत्थर बना है, लाल बलुआ पत्थर से लाल किला। यह ताजमहल बना है सफ़ेद संगमरमर से। कोयला ग्रेफाइट में कोयला अवसादी है, ग्रेफाइट कैंत्रित, हीरा कैंत्रित। कोयला ग्रेफाइट से हीरा, चूना से संगमरमर, सेल से स्लेट से फाइलेट से सिस्ट, ग्राइट से नीस। देखो सेल चक्र। मैग्मा अग्नि से अवसादी तलछटी परत, फिर अवसादी सेल परत से भी अवसादी सेल चट्टान से भी होता है कांतिक, फिर मैग्मा निकल देंगे। मैग्मा जब निकलता है तो आग्नेय सेल बनता है, ऊपर बाहर में आग्नेय हो गया। आग्नेय से ताप के कारण अवसादी तलछटी, फिर ये जमता है तलछट से ये सेल बन जाता है। तलछट से सेल से अवसादी सेल से फिर कांतिक सेल, फिर बन जाता है मैग्मा सेल। कर है किन्हीं निश्चित दिशा में, कोई निश्चित दिशा में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीका से एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, उसी को सेल चक्र कहते हैं। ये निश्चित दिशा है सबका, ठीक से एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। आग्नेय अवसादी में
और शादी सेल में फिर रूपांतरित में मैग्मा इसी कुछ चक्र कहता है निश्चित दिशा। द्रवित मैग्मा ठंडा होता है तो अग्नि सेल बनाता है। जो द्रव मैग्मा ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? अग्नि बनता है, वो जान ही रहा है। और शादी होता है एक स्थान से छोटे छोटे टुकड़े एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान खिसकने पर स्थानांतरित होते रहता है, उसे कहता है शादी सेल। अधिक ताप दाब मिलेगा ना तो कांति सेल पिघल करके पुनः पिघल जाता है। कांति सेल है ना पुनः पिघल देगा, अधिक ताप दाब मैग्मा में कन्वर्ट होता है। वही अधिक ताप दाब कारण कांति सेल पुनः पिघल करके मैग्मा में कन्वर्ट होता है। मैग्मा फिर द्रव मैग्मा फिर पुनः ठंडा होकर अग्नि सेल बन जाता है। ऐसे चलता रहता है। ये खाली फिगर याद कर लेना बस। सेल जो है चट्टान विभिन्न खनिज से बना है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। खनिज सेल जो है खनिज से बना है। सेल क्या से बना है? खनिज से। और खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। खनिज निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है। निश्चित खनिज का निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, प्लस में रासायनिक मिश्रण से बना है। निश्चित भौतिक गुणधर्म और रासायनिक मिश्रण भी होता है। खनिज जो है मानव के लिए बहु उपयोगी है। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में खनिज का उपयोग होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम खनिज है जो मानव के लिए प्रयोग है। फिर खनिज का उद्योग औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। उद्योग में भी औषधि में और उर्वरक में भी काम होता है कि नहीं होता है। जैसे लोहा का उद्योग में एल्युमिनियम भी, सोना, यूरेनियम उद्योग में उर्वरक के रूप में होता है यूरेनियम, सोना। औषधि चट्टान सभी खनिज में मिलता है। औषधि चट्टान ऐसा सभी खनिज में मिलता है। औषधि चट्टान में सभी खनिज मिलता है, चाहे सोना चांदी सब मिलता है। में औषधि जीवाश्म भी रहता है। इग्नियस जो है लैटिन सब इग्नेस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि, माने अग्नि चट्टान। इग्नियस से बना है लैटिन भाषा शब्द। सेडिमेंट्री बना है सेडिमेंटम से, अर्थ होता है स्थिर, इसलिए औषधि हो गया। मेटामॉर्फिक जो बना है मेटामॉर्फिक से बना है, अर्थ होता है रूप में परिवर्तन, यानी कि कांति चट्टान। जीवाश्म सेल का चट्टान के अंदर परत में दबे मृत पौधा कुछ भी हो सकता है। मृत भी हो सकता है, मृत पौधा भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है। जब से बन जाए तो उसी को जीवाश्म कहते हैं। द्रवित मैग्मा अग्नि चट्टान बनाता है। सही बात है। पृथ्वी के सबसे भीतर परत को क्रोड कराता है। क्रोड 15% है। सोना, पेट्रोल, कोयला खनिज मिलता है। सही बात है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं औषधि चट्टान खाता है। जीवाश्म वाला में औषधि। पृथ्वी सबसे पतली परत पर पट्टी जो 1% होता है, 100 मीटर मोटा किलोमीटर। खनिज का एक रासायनिक मिश्रण है और निश्चित गुणधर्म होता है खनिज का। चिकनी मिट्टी स्लेट से बना है, चिकनी मिट्टी से स्लेट। सेल सड़क इमारत बनाने में काम आता है। चट्टान का प्रयोग सड़क इमारत बनाने में। ढक्कन का पठार विशाल चट्टान से बना है। सही बात है। महाराष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका में सबसे गहरी खान 6 किलोमीटर खोदा गया है, जो जोहान्सबर्ग के सोना के लिए खोदा गया है। जोहान्सबर्ग में खान है। आग्नेय प्राथमिक चट्टान जिसका अर्थ होता है आग्नेय अवसादी चट्टान ताप दाब से रूपांतर लेता है, उसे यानी अवसादी बनता है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी चट्टानें आग्नेय चट्टान से बनता है। पृथ्वी के बदलाव के कारण गतिशील है पृथ्वी। चट्टानों के परतों में फंसे मृत पौधे जंतु जीवाश्म होता है, चट्टान फंस रहता है। महाद्वीप द्रव्यमान सिलिकॉन एल्युमिनियम से बना। महाद्वीप जो है तो महाद्वीप तो जाने रहे हैं कि समुद्र होना तो सियाल से बना सिलिकॉन एल्युमिनियम, क्योंकि महाद्वीप पर पट्टी से बना। समुद्र का तो सीमा से जो मेंटल से बना है। कृषि जो है लैटिन भाषा से बना है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति से हुआ है कृषि का निर्माण, जो लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है एगर या एग्री से हुआ है। उत्पत्ति का है एगर से एग्रीकल्चर बन गया, एग्री कहिए एग्रीकल्चर बन गया। एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर ना, यानी कि कृषि करने से होता है। जो कृषि करता है वही मृदा कल्चर कहलाता है या एग्री कहलाता है। कह रहा है पौधे से क्या होता है? परिष्कृत होता है, और परिष्कृत करके उत्पादन होता है। मैंने साफ सुथरा होता है उत्पादन होता है। उत्पादन तक परिष्कृत उत्पादन तक रूपांतरण में 3 प्रकार से रूपांतरण होता है। पहला प्राथमिक रूपांतरण, फिर द्वितीय क्रिया, फिर तृतीय क्रिया में आता है। प्राथमिक क्रिया जो होता है ये प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन होता है, और प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन करके उसका निष्कासन करता नहीं प्राथमिक क्रिया होता है। जैसे कृषि प्राथमिक है और प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक कह रहा है प्राकृतिक उत्पादन है। मत्स्य संग्रहण सब क्या है? संग्रहण प्राथमिक क्रिया है। द्वितीय क्रिया में आता है प्राथमिक क्रिया को क्या कहता है? संसाधन को प्रसंस्करण, उद्योग में ले जाकर साफ सुथरा किया जाता है, उसी को द्वितीय क्रिया में आता है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी बनाना, गेहूं से बनता है तो गेहूँ प्राथमिक क्रिया है और रोटी बन गया तो द्वितीय क्रिया हो गया, डबल रोटी पकाना। कपड़ा बुनना,
इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना द्वितीय क्रिया में आता है। तृतीय क्रिया में प्राथमिक और द्वितीय को सहयोग करता है। प्राथमिक बनता है, द्वितीय तक जो ले जाता है सामान तो उसी कहते हैं तृतीय क्रिया। जैसे कि यातायात ले जाता है द्वितीय क्रिया तक, गाड़ी, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञान, ये सब का जो सेवा क्षेत्र है। कृषि, कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया। कैसा प्राथमिक क्रिया कृषि माना जाता है। कृषि में फसल उगाना, फल, सब्जी, फूल का उगाना आता है। पशु भी पालन भी आता है, पशुधन पालन। विश्व के 50% लोग जो है कृषि में लगे हुए। कितना 50% लोग कृषि में लगे हुए हैं। भारत विश्व का कहेगा तो 50% लोग खेती में काम करते हैं। अब भारत के 2/3 जनसंख्या कृषि पर है। 2/3 जनसंख्या है कृषि में लगे हुए हैं। 2/3 जनसंख्या कृषि में है। अब विश्व का 50% यानी 1/2 जनसंख्या लोग, आधा से अधिक कृषि में लगे विश्व में। और भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि में लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। सेरिकल्चर रेशम, सेरी, से ससुरा, सेरी, रेसा, 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 सेरी पलट दो तो रेसे हो जाता है। रेसे रेशम उत्पादन है ना। पीसी मत्स्य के लिए मतासा, मसाला पीसी तो मत्स्य पालन। विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर में बी से वाटर, बी से अंगूर की खेती, विटीकल्चर अंगूर खेती। हट्टी, हट्टी सब्जी, फूल, फल उगाना। हॉर्टिकल्चर हो गया, सब्जी, फूल, फल उगाना जो होता है हॉर्टिकल्चर में आता है। इस एरिया में ज़्यादा कृषि होता है। लिखल है कृषि भूमिगत विश्व वितरण। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी में एरिया में ज़्यादा होता है। यूरोप के उत्तरी पश्चिमी एरिया में ज़्यादा होता है। एशिया के यहाँ पूरे इंडिया में तो पूरा फूल है ना। दक्षिणी और पूर्वी में होता है एशिया के। अफ्रीका में कहीं के बीचों में तनी होता है। और दक्षिणी अमेरिका में तो एकदम पूर्वी की ओर थोड़ा थोड़ा हुआ है और तनी मनी उत्तर पश्चिम की ओर। ये आर्कटिक महासागर है। हॉर्टिकल्चर में अभी तक हम लोग सब्जी, फूल, फल उगाने यानी कि वाणिज्य खेती से क्या है, वाणिज्य होगी। वाणिज्य तो कृषि का प्रकार 2 प्रकार का कृषि होता है। प्राथमिक क्रिया है 2 प्रकार, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि आता है। निर्वाह और वाणिज्य, वाणिज्य आता है वाणिज्य उद्योग, उद्योग लगा हॉर्टिकल्चर में आता है, वही वाणिज्य कृषि है। निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि 2 प्रकार की कृषि है। कृषि में भौतिक निवेश कारण आता है सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, ढाल, तापमान। कृषि में सिंचाई, निराई, कटाई कुछ क्रिया आता है। कृषि तंत्र के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट। फसल भी ऊन, डेयरी कुक्कुट आता है कृषि के अंतर्गत। तो कृषि के प्रकार देखें हम लोग, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। तो हम लोग देखते हैं पहले निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि देखते हम लोग है ना, परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करता है। परिवार के जो आवश्यकता उसको पूर्ति करता है निर्वाह कृषि द्वारा। देखिए इतना सोच लेना है। निर्वाह कृषि जो है 2 भाग में निर्वाह कृषि है। परिवार की आवश्यकता के लिए होता है। जो गहन कृषि 2 भाग में, निर्वाह कृषि भी 2 भाग में पड़ता है, गहन और आदिम निर्वाह। गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह, जो इसको काम है वही इसको भी वही काम, वही चीज़ें एक में आ जाएगा। एक बेटा है तो यही चीज़ें एक में आ जाएगा। इसमें होता है कि छोटे भूखंड पर उपज कम होता है। एक ये उपज इसमें कम होता है। निर्वाह कृषि में दोनों में उपज कम होता है। छोटे भूखंड पर होती है। मुख्य फसल देखा जाए है ना, अधिक धूप वाले दिनों से जलवायु युक्त उर्वरक मृदा वाले खेत में 1 वर्ष से अधिक फसल उगाई जाती है। 1 वर्ष में 1 से अधिक फसल उगाई जाती है। इसमें 1 वर्ष से अधिक फसल उगाया जाता है गहन निर्वाह में। फिर से छोटे भूखंड पर खेती होती है। फसल चावल है, अन्य फसल गेहूँ, मक्का है। मुख्य फसल गहन के चावल छोटे भूखंड पर होती है। अन्य फसल गेहूँ, चावल, मेन फसल चावल, गेहूँ, मक्का, अन्य फसलों के गहन के दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसून प्रदेश में उगती है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसून प्रदेश में उगती है। ये देखिए दक्षिण में है, एशिया के दक्षिणी और पूर्वी के मानसून प्रदेश में उगती है गहन निर्वाह कृषि। निम्न स्तर के पारिवारिक श्रम ज़्यादा लगता है इसमें। साधारण औजार से होता है। 1 वर्ष से 1 से अधिक फसल उगा दिया जाता है इसमें। 1 वर्ष में 1 से अधिक 4, 5, 10 फसल उगा दिए जाते हैं, जो गहन निर्वाह कृषि है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी दोनों आ जाता है। कौन आता है इसी में? आदिम निर्वाह में स्थानांतरित, चलवासी जो कहते हैं हम लोग झूम खेती। आदिम निर्वाह में आता है झूम खेती। स्थानांतरित चलवासी के है। आदि स्थानांतरित कृषि, चलवासी कृषि। पहला हो गया स्थानांतरित, दूसरा चलवासी। स्थानांतरित कृषि के बारे में देखते हैं हम लोग। तो स्थानांतरित कृषि जो है आदिम निर्वाह कृषि है। स्थानांतरित अमेजन बेसिन में वहाँ है। सघन वाले क्षेत्र मिलता है। उष्णकटिबंधीय वाला अफ्रीका मिलता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया मिलता है। उत्तरी पूर्वी भारत में भी मिलता है। जरा देखते हैं मैप में। तो पहले हम लोग देखें बेसिन, स्थानांतरित कृषि बेसिन अमेजन के बेसिन में। ये है अमेजन। दक्षिणी अफ्रीका में अमेजन है। यही अमेजन के बेसिन में बीच बीच बहती है।
मिलती है स्थानांतरित कृषि। वो अमेजन के बेसिन में सघन वाले क्षेत्र में मिलता है। हम लोग अमेजन के बेसिन वाला क्षेत्र देख लिए। अब उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला देखते हैं। अफ्रीका के भाग में भी उष्णकटिबंधीय वाला। हाँ, अमेजन का ब्राज़ील में नहीं चाहिए, अमेजन देख लीजिए, देख ले अफ्रीका में है अमेजन। अब उष्णकटिबंधीय वाला अफ्रीका वाला देश देखते हैं। यही अमेजन वाला देख लिया। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वाला भी देख रहे हैं, यहाँ है। ये भी देख लिया अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र में। दक्षिणी पूर्वी एशिया, एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखते हैं, जहाँ गहन कृषि होता है वहीं होता है स्थानांतरित कृषि भी। देखिए यहाँ पर लिखा है एशिया का दक्षिणी पूर्वी एशिया में, यहाँ पर दक्षिण में नहीं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थानांतरित कृषि है। हम लोग देख लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी है स्थानांतरित कृषि। उत्तरी पूर्वी भारत में है, उत्तर में भी है और पूर्व में भारत है। ये भारत है उत्तर पूर्व में स्थानांतरित कृषि होता है। स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं कर्तन या दहन कृषि। कर्तन या दहन, काटो जलाओ, स्थानांतरित हो गया, चलवासी नहीं। मक्का, रतालू, आलू, कसावा। मकई, रतालू, आलू, कसावा। मक्का, रतालू, आलू, कसावा स्थानांतरित कृषि में आता है। स्थानांतरित कृषि में होता है या कर्तन कृषि कहते हैं कटाओ जलाओ, वृक्षों काटकर और जलाकर, भूखंड को साफ करके राख करके कर दिया जाता है। तब मक्का, रतालू, आलू, कसावा फसल उगा दिया जाता है। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों वाले नाम से जानते हैं। जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में जाओ तो झूम होते हैं, है ना। मैक्सिको में मिलवा बोला जाता है। ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लदांग। अब चलते हैं हम लोग चलवासी पशुचारण। इसमें कहा था चलवासी में ना अर्ध शुष्क सहारा के, है ना, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में उगता है चलवासी। सहारा है ना, सहारा यहीं पर शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों भाग में चलवासी पशुचारण मिलते हैं। तो सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में मिलता है और मध्य एशिया में भी देखता है। मध्य एशिया में देखिए, मध्य एशिया है, बंजर है, मध्य एशिया में भी है सहारा के, है ना, चलवासी पशुचारण है ये। तो देख लिए सहारा का अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश मध्य एशिया में। भारत का राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी प्रचलित है चलवासी। कहाँ है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर में है। भारत का राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है चलवासी पशुचारण। राजस्थान, जम्मू कश्मीर देख लिए। भारत का राजस्थान, जम्मू कश्मीर में है चलवासी लोग क्या करते हैं, पशु के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग से घूमते हैं। निश्चित मार्ग, आज यहाँ तो फिर वहीं। भेड़, ऊँट, याक, बकरी, भेड़, ऊँट, याक, बकरी चलवासी में आता है, जो राजस्थान और जम्मू कश्मीर में चलाने को मिलता है सबसे। भेड़, ऊँट, बकरी, याक है। अब कृषि का दूसरा देखते हैं वाणिज्य कृषि है। पहला कृषि में देखें हम लोग निर्वाह कृषि में दो भाग, गहन और आदिम निर्वाह। अब देखते हैं दूसरा वाणिज्य कृषि। कृषि का दूसरा भाग है एक हरी फसल उगता है, एक ही फसलें उगता है वाणिज्य कृषि में, मशीन द्वारा होता है। तो गेहूँ मक्का क्या वाणिज्य कृषि है। वाणिज्य कृषि जो होता है बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, खाने के लिए कम किया जाता है, बेचने के लिए जाता है। गेहूँ मक्का, इसमें फसल उत्पादन भी हो सकता है और पशुपालन तो है गया है। वाणिज्य कृषि में होता है बहुत बड़े भाग पर होता है क्षेत्र पर और पैसा पूंजी अधिक लगता है पूंजी। और वाणिज्य कृषि देखा जाए पूरा नहीं, अधिकांश मशीन द्वारा ही होता है। कई बड़े पैमाने पर पूंजी ज़्यादा लगता है तो मशीन से होता है। वाणिज्य कृषि में आता है अनाज कृषि, अनाज वाला भी आता है, मिश्रित आता है, मिश्रित रोपण कृषि भी आता है। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि में आता है। रोपण कृषि में गन्ना, केला, चाय, रबड़, कहवा, काजू, कपास, ये सब जितना रोपण कृषि है सब इसी में। तो वाणिज्य कृषि में गन्ना है ना, रोपण कृषि है, रोपा जाता है। केला भी रोपा जाता है, चाय भी रोपा जाता है, रबड़ रोपा, कहवा रोपा जाता है, काजू भी, कपास भी। वाणिज्य कृषि देखा जाए गेहूँ मक्का होता है, अनाज में आता है। अनाज में कहेगा तब। वाणिज्य कृषि देखा जाए तो वाणिज्य कृषि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास मैदान है। उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में और एशिया के शीतोष्ण घास वहीं मिलता है। कौन? गेहूँ और मक्का, वाणिज्य अनाज कृषि। और बड़े फार्म में होता है और युक्त विरल आबादी की संख्या विरल होता है, कम आबादी वाला में होता है। इसमें केवल एक ही फसल उगता है बड़े पर और ठंड अर्धकाल वर्धनकाल को बाधित करता है। तो मिश्रित कृषि देखते हैं हम लोग। अनाज कृषि हो गया। भूमि का उपयोग भोजन चारे के रूप में होता है, भोजन के रूप में, चारा के रूप में, पशुपालन के लिए किया जाता है। इसका एरिया देखा जाए यूरोप, पूर्वी एशिया, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका में मिलता है। रोपण कृषि देखे लिए हैं, उष्णकटिबंधीय प्रवाह में होता है। चौथा 4.5 देखने के लिए का चित्र देखिए। गन्ना रोपण कृषि है और ऊपर से वाणिज्य कृषि भी है। अभी भी हम लोग देखें वाणिज्य अनाज कृषि गेहूँ मक्का आता है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप में भी है, एशिया का है और शीतोष्ण घास मैदान मिलता है। केवल एक ही फसल उगता है इसमें वाणिज्य कृषि में। रोपण कृषि देखते हैं
रोपण कृषि भी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रबड़ मलेशिया में ज़्यादा होता है, रोपण कृषि रबड़ है, सबसे ज़्यादा मलेशिया में होता है। कहवा सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, ये भी रोपण कृषि कहवा है। और कहवा है तो चाय भी है, भारत श्रीलंका में होता है सबसे ज़्यादा। भारत श्रीलंका में चाय पहला स्थान चीन है, चाय में चाय चीन। मुख्य खाद्य फसल चावल, तब स्थान दूसरा स्थान है गेहूँ। रेशेदार फसल तो रेशा वाला चीज़ होता है, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, रेशेदार फसल है। जैसे हम लोग देख रहे हैं रोपण कृषि में आता है, रोपने में आता है सब। रोपण कृषि के एरिया देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो रोपण कृषि चाहे वो रबड़ हो, चाय हो, कहवा हो, है ना, चाय, गेहूँ, चावल, जूट, कपास, चाय, कहवा, पेयजल है, पेय फसल हो गई चाय, कहवा। चावल गेहूँ तो मिलता है आपको, मुख्य फसल है जी। देखिए श्रीलंका में मिलता है चाय, मिलता है भारत में चाय, पहला स्थान पर चीन है। चावल उष्णकटिबंधीय उपोष्ण, अभी देखें हम लोग चावल रोपण कृषि में आता है तो उष्णकटिबंधीय में भी आता है और उपोष्ण भी यहाँ पे आता है। चावल है से उष्ण उपोष्ण दोनों में आता है। चावल जो है से उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। विश्व के खाद्य फसल माना जाता चावल है। तापमान ज़्यादा चाहिए, वर्षा भी ज़्यादा चाहिए, आर्द्रता तो और ज़्यादा चाहिए, है ना। चावल तो जलोढ़ में आवश्यकता होता है। चीका जलोढ़ मिट्टी में मिलता है, चावल ज़्यादा उपजता है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में क्यों होता है? क्योंकि यह चीका युक्त होता है, नीचे पानी को जल्दी नहीं जाने देता है, इसलिए पानी को धैर्य तक रहता है, तो चावल ज़्यादा होता है जलोढ़ मिट्टी में। चावल उत्पादन में पहला स्थान चीन है। चावल का स्थान पहला स्थान चीन है। चावल से चावल, चावल से चीन, चावल से चाय भी चीनी है पहला स्थान में। चावल और गेहूँ दोनों उत्पादन में चीनी है पहला स्थान, गेहूँ में भी। बाद में आता भारत का स्थान दूसरा, तब तीसरा पर जापान, चौथा पर श्रीलंका, फिर मिस्र आता है। तो क्रम में देगा चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र। एक वर्ष में जलवायु के अनुसार एक वर्ष में दो या तीन फसल, दो है और तीन है। चालू होता है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में, दोनों बगल में है। गेहूँ मध्य तापमान चाहिए, इसको तापमान ज़्यादा नहीं, मीडियम चाहिए, है ना। उगते समय ठंडा और डूबते समय, काटते समय गर्मी होना चाहिए। मिट्टी दोमट मिट्टी में, जबकि चावल जलोढ़ मिट्टी में, और इसको दोमट मिट्टी चाहिए चावल गेहूँ के। अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस। अमेरिका है, कनाडा है, अर्जेंटीना, रूस गेहूँ का एरिया हो गया। भारत में शीत ऋतु में उगता है गेहूँ। अमेरिका, कनाडा भारत में क्षेत्रफल में ज़्यादा है गेहूँ। मोटा अनाज को मिलेट बोलते हैं, मस मिलेट। इसमें कम उपजाऊ होता है। मोटा अनाज जो है तब मिलेट कहते हैं, कम उपजता है, बलुई मृदा में होता है। जहाँ बालू रहता वहीं होता है बलुई मृदा, मोटे कण में, बलुई मृदा में। वर्षा भी कम चाहिए, तापमान बहुत ज़्यादा चाहिए गर्मी के दिन। जैसे बाजरा, मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार हो गया, ज्वार, बाजरा, रागी। भारत में नाइजीरिया, चीन पहला स्थान है। पूछेगा मोटे अनाज कम उपजाऊ, बलुई मृदा, तापमान कम, तापमान ज़्यादा, वर्षा कम, ज्वार, बाजरा, रागी। भारत में नाइजीरिया, चीन इसका एरिया हो गया मोटे अनाज के। अब चलते हैं मक्का, कार्नेला बोलते हैं इसको, जो ब्रिटेन ने रोक लगा दिया था। इसका भी तापमान मकई के गेहूँ में इतना मध्यम चाहिए। उत्तरी पूर्वी अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में, रूस में, कनाडा, ब्राज़ील में, भारत में भी होता है। कहाँ होता है मकई? उत्तरी अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में, रूस में, कनाडा, भारत। मकई को मीठा चाहिए, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा चाहिए इसको मकई को उगने के लिए। मक्का को कर्नल इसे कहते हैं, कर्नला, कि मक्का जो है मक्का को कार्न कहते हैं। विश्व में रंग बिरंगी फसल उगती है मकई के, इसलिए मकई को कार्न कहते हैं, रंग बिरंगी फसल। कपास, तापमान अधिक, हल्की वर्षा, तापमान जितना हो सके, वर्षा बहुत कम। कपास उगने के 200 से 210 दिन पाला रहित दिन होना चाहिए। 200 से लेकर 210 दिन में हो जाता है कपास की खेती। पाला नहीं होना चाहिए, तेज धूप होना चाहिए और हल्की वर्षा, तापमान बहुत ज़्यादा है। 200 से 210 दिन पाला रहित, 200 से 210 दिन, 10 दिन जोड़ देना होगा। कपास काली और जलोढ़ मृदा में उगता है। काली मिट्टी में भी, जलोढ़ मिट्टी में भी उगता है चावल की तरह। अग्रणी देश कपास कौन है? चीन पहला स्थान है। चीन चाय के भी, गेहूँ के भी है, चावल के भी है। और अमेरिका दूसरा स्थान है, भारत तीसरा स्थान कपास में। ब्राज़ील, चीन, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील। भारत, गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है कपास। चीन, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील। कपास सूती वस्त्र के लिए काम आता है। किस लिए? सूती वस्त्र बनाने में कच्चा माल के रूप में आता है। वही सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल के रूप में कपास का प्रयोग करते हैं। पटसन, सुनहरा रेशा का पटसन पश्चिम बंगाल में होता है 1855 में। सुनहरा कपास को उजला रेशा
आपको पर्सन को सुनहरा रेशा, पर्सन को जलोढ़ मिर्चा चाहिए, हालांकि कपास काली जलोढ़ दोनों चाहिए। अब पर्सन को जलोढ़ मिर्चा चाहिए, केवल जलोढ़ है, तापमान अधिक वर्षा भी अधिक, क्योंकि कपास को तापमान अधिक हल्की वर्षा, यह था तापमान वर्षा दोनों अधिक होना चाहिए पर्सन के लिए, तो न पठित रहेगा, और तापमान ज़्यादा रहेगा तो पठित रहेगा तो पर्सन होगा, वर्षा ज़्यादा होगा। पर्सन को तापमान वर्षा ज़्यादा चाहिए, जलोढ़ मिट्टी में होना चाहिए, और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश मुक्त है। आर्द्र जलवायु, जलवायु आर्द्र में का बहुत ज़्यादा जलवायु यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगेगा, तो नहीं आर्द्र जलवायु ज़्यादा पानी मिलेगा। अग्रणी देश पर्सन में भारत बांग्लादेश पहला स्थान है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारत बांग्लादेश में। भारत उत्पादन करने में पहला स्थान और निर्यात करने में बांग्लादेश पहला स्थान है। कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। कैसा गर्म भी चाहिए, आर्द्र जलवायु, मतलब कि कॉफ़ी ज़्यादा, कॉफ़ी गर्मी चाहिए और आर्द्र, तो कहाँ उगेगा, तो वहीं तो होता है उष्ण कटिबंधीय, वहीं उगेगा तब ना गर्म आर्द्र मिलेगा। पर्सन की तरह मक्के की तरह सुअपवाहित दवन मिट्टी में होता है, सुअपवाहित मिट्टी मिलता है। कॉफ़ी होता है दोमट मिट्टी में, जो गेहूँ जहाँ मिलता है वहीं कॉफ़ी भी होता है। कॉफ़ी हमेशा दोमट मिट्टी में और पर्वतीय ढाल पर होता है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, कॉफ़ी का ब्राज़ील सबसे पहला स्थान है, ब्राज़ील पहला स्थान, तब कोलंबिया, तीसरा में भारत। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का से कर्नाटक का से कॉफ़ी होता है, कर्नाटक में, भारत में। तो पहला स्थान ब्राज़ील कॉफ़ी के मामले में, चीन मत दीजिएगा, चीन चाय हो जाता है। ब्राज़ील, कोलंबिया, कोलंबिया तीसरा स्थान पर होता है। क से ब्राज़ील हो गया, क से कॉफ़ी, क से कोलंबिया, तब भारत है, तब कर्नाटक का, तब भारत में। कॉफ़ी खोज 850 में होता है, काली अरबवासी ने करा था। कॉफ़ी खोज देखा जाए तो 850 ईस्वी में होता है, काल्दी नामक अरबवासी ने किया था, काल्दी अरबवासी ने किया था 850 में। जो बकरी चराने के समय बकरियों का अनोखी उछल कूद हरकतों को देख कर पता चलता है कि है ना, सादाहरित पौधे की फलियों को चट कर देखता है कौन सा फल था, पौधा था, सादाहरित पौधा, सादाहरित देखा, जिन्हें उसकी बकरी प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बता दिया। 850 में था कॉफ़ी खोज, कॉफ़ी खोज 850 में काल्दी अरबवासी ने किया था। वैज्ञानिक नाम था कौन, सादाहरित, सादाहरित कर लेता खोज, इसलिए पूरी दुनिया को बताता है। ब्राज़ील में चले चाय, चाय बागान में होती है, इसलिए बागानी खेती करते चाय को। चाय बागानी खेती पेय पदार्थ है, पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। चाय को पत्ती को ज़्यादा बड़ा करना है, ठंडी जलवायु और सालों भर वर्षा होना चाहिए, जबकि है ना कॉफ़ी को भी ज़्यादा वर्षा चाहिए और थोड़ा गर्मी चाहिए। इसको भी कॉफ़ी चाहिए, गर्म, कॉफ़ी को भी आर्द्र जलवायु और गर्मी, लेकिन इसको चाहिए चाय के लिए बागान पेय पदार्थ है। पत्तियों को वृद्धि के लिए जलवायु चाहिए लेकिन ठंडा, और सालों भर वर्षा होना चाहिए चाय के लिए। दोमट मिट्टी कॉफ़ी की तरह, कॉफ़ी भी दोमट मिट्टी में होता है, चाय भी दोमट मिट्टी में मंद ढाल पर होना चाहिए, ज़्यादा ढाल पर नहीं, कॉफ़ी की तरह। भारत में निर्वाह कृषि होती है, तो हाँ होती है। वायु देखते हैं चैप्टर 4 क्लास 7 का। पृथ्वी के चारों ओर फैले आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी जितना जीव है सब वायुमंडल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, जीव जंतु वायुमंडल पर निर्भर करते हैं, क्योंकि सांस लेते हैं सबके सब वायुमंडल से ही। एवं सूर्य की किरणें का हानिकारक गैस, वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल जो सूर्य की किरण हानिकारक गैस आता है उसको रक्षा करता है वायुमंडल, जो हम लोग बचाता है वायुमंडल को। पराबैंगनी किरण ही हम लोग को बचाता है, पराबैंगनी किरणों को बचाता है वायुमंडल बचाता है हम लोग। सुरक्षा के चादर की तरह काम करता है। ये न रहता तो हम लोग इसे जल खल कर ना सोचते हैं। सूर्य के चादर की तरह काम करता है। अगर न रहता वायुमंडल तो सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल जाते हैं, रात के समय ठंडा से जम जाते हैं और दिन की गर्मी से जल जाते हैं। इसलिए वायुमंडल काम है चादर की तरह काम करना। CO2 वायुमंडल में फैले कर विकृत उष्मा को पृथ्वी पर रोककर वह ग्रीन हाउस पर करता है। यह CO2 वायुमंडल में रोकता है, ग्रीन हाउस का काम करता है। इन रहता तभी चादर की तरह काम करना, जैसे ग्रीन हाउस कहते हैं इसको, CO2 का। ग्रीन हाउस का प्रभाव से भी, इसके अभाव से भी धरती ठंडी हो जाती है और रहना मुश्किल हो जाता है। अगर CO2 न रहता तो CO2 रहना भी जरूरी है। CO2 कभी काल का होता है कारखाना और कार से, धुएं से वायुमंडल में CO2 कार से बढ़ जाता है, इससे उष्मा का तापमान बढ़ जाता है। CO2 बढ़ेगा तो वायुमंडल में तो उष्मा का तापमान भी बढ़ जाता है। बढ़ता कैसे, कारखाना और कार से, इसलिए भूमंडलीय ताप कहते हैं इसको। इस जो तापमान बढ़ गया उसको भूमंडलीय ताप कहते हैं। जो एक्स्ट्रा CO2 बढ़ गया उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसको। और जब बर्फ तापमान बढ़ गया तो पृथ्वी पर कहीं कहीं सबसे ठंडे प्रदेश से वहाँ जमी बर्फ पिघल रहा है, जिससे समुद्र के पानी का स्तर वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण तटीय क्षेत्र ऐसे बाढ़ के कारण डूब जाती है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा तत्व है, NOx सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है,
नाइट्रोजन की मात्रा देखा जाए 78%, सर्वाधिक ही है। फिर ए, एक ओ, NO से ऑक्सीजन है 21%, ए से आर्गन हो गया 93%। फिर सी से कार्बन आता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आर्गन में सब ज्यादा पूछेगा तो 0.3% आर्गन सब ज्यादा है। आखिरी गैस में कहा जाता है। पौधा जो अपना नाइट्रोजन सीधे वायुमंडल से नहीं लेते हैं, कैसे लेते हैं तो बल्कि पौधे सीधे वायुमंडल से नहीं लेते हैं, कैसे लेते हैं बल्कि पौधे से मृदा प्लस में कुछ पौधे के जड़ में रहने वाले मृदा से लेता है, और मृदा से लेता है पौधे नाइट्रोजन, और पौधा का जो जड़ में रहता है का जीवाणु, वही जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर पौधे को जीवित रखते हैं। पहले तो नाइट्रोजन लेता है, सब ज्यादा 78% है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सांस लेने में वायु से O2 उत्पन्न करता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण लेता है तो CO2 लेता है, O2 देता है, इसलिए वायु में O2 समान रहती है। कभी कभी वृक्ष काटने पर यह संतुलन बिगड़ जाता है, O2 कम जाता है, CO2 बढ़ जाता है, जिस कारण क्या होता है, घबरा जाता है। CO2 हरे पौधे CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। मनुष्य पशु CO2 छोड़ते हैं, पशु भी पादप द्वारा लिया जाने वाला गैस के बराबर होता है, इसलिए संतुलन बना रहता है दोनों में। यही से चूंकि यह संतुलन बिगड़ जाता है तो कोयला खनिज ETC ईंधन के जलने से गड़बड़ा जाता है, क्योंकि कोयला खनिज जलता है तो CO2 बढ़ता है, तो गड़बड़ा जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है O2 CO2 में। तो वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ टन, मैंने प्रति 1 वर्ष में 1 करोड़ टन CO2 बढ़ रहा है। कितना पूछेगा? वायुमंडल में CO2 की मात्रा साल भर में कितना बढ़ रहा है? CO2 1 करोड़ टन बढ़ रहा है, जिसे बढ़ा हुआ आयतन यही CO2 बढ़ रहा है, साल भर 1 करोड़ टन बढ़ रहा है। आयतन पृथ्वी पर मौसम जलवायु को प्रभावित करता है, पृथ्वी पर मौसम जलवायु को प्रभावित करता है CO2। शॉर्ट में याद कर सकता, बढ़ा हुआ CO2 जो है आयतन मौसम जलवायु को प्रभावित करता है। वायुमंडल की संरचना देखते हैं। वायुमंडल को 5 परत में बांटा गया। कितने परत? 5 परत। कौन कौन? 6 मंडल, सप्तामंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ, समताप हो गया, मध्य के बाद बाह्य के बाद मध्य, बीच में तब बाह्य के बाद फिर बाह्य से बहिर्मंडल होता है, 5 मंडल। तो हम लोग 6 मंडल देखते हैं। चलिए 6 मंडल देखते हैं। 6 मंडल, पहला सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सब कुछ यहीं घटना है। ऊंचाई 13 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कम है, अधिकतम 13 किलोमीटर, दोनों को जोड़ा 13 वाट, एक ऐसे लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई हो गया, औसत हो जाती है, देख लीजिएगा 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई हो गया इसका, ठीक ना, 13 किलोमीटर। अब कम हो गया 8, और अधिक हो गया 18 वाट 26 का दिया 13, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। इसका देखा जाए 18 इधर है, और अधिक कम हो गया 8, अधिकतम हो गया 18, टोटल 18 वाट 13 औसत ऊंचाई 6 मंडल के। फिगर में भी देख सकते हैं हम लोग। फिगर में देखिए वायुमंडल की परत, पहला 6 मंडल है, जब माउंट एवरेस्ट 6वें मंडल में आता है। इसकी ऊंचाई देखा जाए, ऊंचाई मैंने 8 18 है, टोटल 13 औसत ऊंचाई हो गया। ये 6 मंडल है पूरा, और 6 मंडल 6 सीमा कहते हैं, सीमा। चलिए 6 मंडल में 13 किलोमीटर हो गया। यहीं 6 मंडल में ही सांस लेते हैं हम लोग। मौसम के सभी घटना घटते हैं, हवा, वर्षा, कोहारा, फलना ढकना सब यही होता है, ओला वर्षा सब। अब चलता है समताप मंडल, ओजन मंडल कहते हैं इसको। समताप मंडल को ही बोलते हैं ओजन परत। ओजन मंडल का ही है, समताप मंडल का, क्योंकि दोनों एक ही में है। इसी में समताप मंडल में ही ओजन परत में ही हवाई जहाज उड़ता है। सम में बराबर, और जहाँ बराबर हवा रहेगा वहीं ना उड़ेगा, हवा यहाँ बराबर आता है, समताप हवाई जहाज यहीं उड़ता है समताप मंडल में। तो समताप मंडल के 6 समताप मंडल है, 6 मंडल की ऊपरी परत 6 मंडल है। 6 मंडल की ऊपरी परत का है समताप मंडल, समताप। तो समताप मंडल हो गया, 6 मंडल की ऊपरी परत है 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। 6 मंडल के ऊपरी समताप मंडल हो गया 50 किलोमीटर, कितना? 50 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल है। मंडल कहते हैं, ओजन मंडल इसी को है 50 किलोमीटर के। यहाँ से दूरी कितना हो गया? 50 किलोमीटर, 0 से यहाँ तक 50 किलोमीटर तक है। बादल मौसम संबंधी घटना मुक्त है, क्योंकि यहाँ बादल मौसम नहीं होता, इसलिए मुक्त, इसलिए हवाई जहाज उड़ती है। इसमें विशेषता यही है कि ओजन परत गैस है। क्या ओजन परत गैस अभी देखिए इसमें समताप मंडल में है, O3। समताप मंडल के ऊपर आता है मध्यमंडल, जो तीसरी परत है। समताप मंडल है 50 किलोमीटर तक है, उसके बाद आता है मध्यमंडल, ये पूरा ही मध्यमंडल में। और मध्यमंडल के ऊपर मध्य सीमा हो गया, और मध्य सीमा है तो सोच लीजिए मध्य सीमा है तो 80 किलोमीटर तक है, और का मध्यमंडल का है 80 किलोमीटर तक है। तो मध्यमंडल तीसरी परत हो गया, समताप मंडल के ऊपर है, देख लिए 80 किलोमीटर तक है। उल्का पिंड घटना, अंतरिक्ष से संबंधित घटना सब इसी में होती है, तो सब इसी में जल जाता है। मध्यमंडल में सबसे घटना जल जाता है। बाह्यमंडल देखिए, यहाँ देख लीजिए समताप मंडल के ऊपर, समताप सीमा के ऊपर आता है मध्यमंडल, 80 किलोमीटर तक है ना, उल्का पिंड सब यहीं जल जाता है। मध्यमंडल के ऊपर मध्य सीमा है, तीसरी परत हो गया।
अब चलते वायुमंडल 80 से 400 किलोमीटर था ऊपर। चौथा हो गया आयनमंडल कहते हैं। वायुमंडल को आयनमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल को ही आयनमंडल कहते हैं। 80 से ऊपर हो गया वायुमंडल। चलो मध्यमंडल जी, मध्यमंडल 80 किलोमीटर हो गया, बाह्य नहीं, मध्यमंडल ही, फिर बाह्यमंडल। मध्यमंडल देखा तीसरी परत 80 किलोमीटर तो हो ही गया। वायुमंडल आयनमंडल का 80 से 400 किलोमीटर अभी तो भी देख हम लोग। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। जैसे इसका तापमान बढ़ेगा, वायुमंडल के ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊंचाई बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा आयनमंडल में। और जैसे बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इसी का भाग है। बाह्यमंडल का ही आयनमंडल भाग है। वायुमंडल में ही आयनमंडल आता है। 80 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। वायुमंडल है कहा है आयनमंडल, वायुमंडल आयनमंडल है 80 से 400 किलोमीटर है। आयनमंडल ही वायुमंडल का भाग है। आयनमंडल है, यहाँ आयनमंडल लिखा हुआ भी है। 80 से 400 किलोमीटर फैला है। रेडियो, संचार, टीवी सब वायुमंडल में है, जिसको कहते हैं आयनमंडल कहते हैं। इसमें आता है आपके बहिर्मंडल। बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत बाहरी भाग है। पतली परत मंडल कहा जाता है। हल्की हल्की गैस, हाइड्रोजन, हीलियम सब यहीं मिलता है, तैर रहा है बहिर्मंडल में। पृथ्वी जो सूर्य की जितना ऊर्जा है ना, जितना भी ऊर्जा है सूर्य का, उसका 2/8 भाग केवल पृथ्वी को प्राप्त होता है ऊर्जा। पृथ्वी को कितना मिलता है? 2/8 भाग सूर्य का। तापमान मापने वाले यंत्र का बोलते हैं, तापमान है तो तापमापी, थर्मोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर, तापमापी। वायुदाब मापने वाले को वायुदाब मापी, जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। वायुदाब को मापने वाले को वायुदाब मापी, बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर, बैरो से होता है वायुदाबी, वायु को। वर्षा का मात्रा रेन गेज, रेन गेज कहता है, यानी कि वर्षा मापी, वर्षा मापी। पवन की दिशा रहेगा तो वात दिग्दर्शी, जो विंडो वेन है ना, पवन वात दिग्दर्शी। तापमापी को बैरोमीटर, तापमापी से। आतपन, आतपन मतलब क्या होता है? सूर्यताप। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटता है। भूमध्य रेखा है तो ध्रुव की ओर घटता है, सूर्य की कम यहाँ तापमान मिलता है, इसलिए यहाँ पर बर्फ जमा रहता है ध्रुव पर। इसे ध्रुव पर ढका रहता है बर्फ से। गांव की अपेक्षा नगर का तापमान अधिक रहता है। नगर का तापमान ज़्यादा रहता है गांव से। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस देखा ताप मापने की इकाई को बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने, जो ताप मापने के लिए डिग्री सेल्सियस। तापमापी यंत्र का बोलते हैं तापमापी, यानी कि थर्मोमीटर बोलते हैं, जो एंडर्स सेल्सियस ने खोजा था। सेल्सियस पर जल 0 डिग्री पर जमता है, 0 डिग्री पर पिघलता भी है, 100 डिग्री पर उबल जाता है। सेल्सियस पर कहेगा तब। वायुदाब मापने को यंत्र को वायुदाब मापी या बैरोमीटर कहते हैं। वायु, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को, वायु जितना भार लगा रहा है ना मानव को, उसी को बोलते हैं दाब, वायुदाब। जैसे ऊपर जाते हैं वायु का दाब घटता है। समुद्र सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह पर वायुदाब सबसे अधिक, क्योंकि समुद्र सब निचली सतह है, तो नीचे जाएंगे तो वायुदाब बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो घटता है, इसलिए समुद्र सब निचले, इसलिए वायुदाब सबसे ज़्यादा समुद्र पर ही होगा। पवन ऊंच दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र के बहता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती है हवा। अस्थायी पवन व्यापारी पवन कहलाता है। अस्थायी पवन व्यापारिक पवन कहलाता है, जो आता है उत्तर पूर्व से आता है और दक्षिण पूर्व से भी आता है। अस्थायी पवन, व्यापारिक पवन। अस्थायी पवन है, व्यापारिक पवन कहते हैं उत्तर पूर्व से। पहले देख लीजिए, अस्थायी पवन लगातार सालों भर चलता है, वर्ष भर चलती है, दिशा नहीं बदलता है। अब दिशा नहीं बदलता है, सालों भर चलता करता है, तो नीचे दिशा ना हो गया, नीचे दिशा में सच में चलती है। देखिए ये अस्थायी पवन है, व्यापारिक पवन। उत्तरी पूर्व, इधर से आ रहा है उत्तरी पूर्व से, इधर से आ रहा है दक्षिण पूर्व से, है दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवन है, जिसको अस्थायी पवन कहते हैं। और उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवन है, जो भी अस्थायी पवन कहता है। इधर से आ रहा है उत्तरी पूर्व, इधर से भी आ रहा है दक्षिण पूर्व। आता तब भूमध्य रेखा का टकरा करके नहीं, बिल्कुल सीधे समांतर की ओर लौट जाता है। अस्थायी पवन देख लिए, नीचे दिशा में वर्षों भर चलती है, दिशा नहीं बदलती है। पश्चिमी पूर्वी पौने कहते हैं इसको, पश्चिमी पूर्वी और पूर्व पौने। अस्थायी पौने व्यापारिक, अस्थायी पौने व्यापारिक, पश्चिमी और पूर्वी पौने, पश्चिमी से पूर्व से चलने वाले को पश्चिमी अस्थायी पौन कहते हैं। उत्तर पूर्व से दावा करता है, दक्षिण पूर्व से भी जाता है। देखिए पश्चिम से भी चल रहा है, देखिए पश्चिम से चल रहा है ना, देखिए पश्चिम से जा रहा है, इसको कभी पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम जाता है। वही है अस्थायी पवन व्यापारिक, पश्चिम और पूर्वी पौने को बोलते हैं अस्थायी पवन। मौसमी पौने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदल लेता है, जैसे मौसम आता है वैसे बदलते रहता है। मौसमी तो मौसम का बदलते रहता है। भारत में मानसूनी पौने है, मानसूनी पौने है, मानसूनी पौने है। और पूछेगा उष्ण कटिबंधीय पौने भी बोला जाता है। मौसम उष्ण कटिबंधीय, और भारत में मानसूनी पौने है। मौसम के अनुसार बदलता है मौसमी पवन। अस्थानीय पवन, अस्थाई नहीं है, स्थानीय है, नाम है स्थान है तो कोई अस्थाई खास स्थान पर चलती होगी। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र वर्ष
वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। दिन के किसी विशेष समय में चलती है। और लू जैसे स्थल में और समुद्र समीर में चलता है। स्थानीयपन कहाँ चलता है? कोई खास स्थान पर विशेष समय पर चलती है। स्थल और समुद्र, स्थल और समुद्री समीर, समीर है यह कौन सा पवन हो गया? स्थानीय पवन, क्योंकि स्थल है तो समुद्र किनारे भी चलेगा, न तो स्थलीय भाग में चलेगा, न समुद्र के किनारे। जहाँ समुद्र है वहाँ नहीं चलेगा, जहाँ स्थल है तो जहाँ स्थल नहीं है वहाँ समुद्र की ओर नहीं चलेगा। खास स्थान पर चलता है। जैसे लू होगी उत्तरी पश्चिम भारत में चलती है लू। उत्तर क्षेत्र के गर्मी एवं शुष्क पवन माना जाता है। उत्तर क्षेत्र के लू वही करा, उत्तर क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के गर्मी के शुष्क स्थानीय पवन को स्थानीय पवन का बोलते हैं लू कहते हैं। कह रहा है भारत के पूर्वी समुद्री तट उड़ीसा में देखोगे, यहाँ उड़ीसा है। बंगाल के खाड़ी से उठने वाला चक्रवात, बंगाल खाड़ी से उठता है चक्रवात का खतरा बन रहता है। बंगाल से उठता है चक्रवात और खतरा रहता है उड़ीसा वाला के। 7 से 18 अक्टूबर का 7 से 18 अक्टूबर के बीच में 1999 की बात है। 7 से 18 अक्टूबर 1999 में 5 राज्यों में उड़ीसा का 5 जिलों में चक्रवात आया था। 1 2 5 जिला। फिर महा चक्रवात आया था आपको 29 अक्टूबर। 17 में 12 जोड़िएगा 18 में 29 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में महा चक्रवात आया था, जिसे राज्य के उड़ीसा के राज्य में बड़े भाग में तबाही मचा दिया था। महा चक्रवात 29 अक्टूबर वाला। सोचिए 260 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तक चलने वाले वेग था। 260 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और 36 घंटा से भी ज्यादा समय तक चल था चक्रवात। पेड़ को खाकर फेंक दिया था, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया था। जब उठा था तो ज्वारी तरंगे 20 किलोमीटर तक आ गया था। इतना नुकसान किया था 20 किलोमीटर आकर के। तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर कितना 7 से 10 मीटर ऊंचा ज्वारी तरंगे आ गए, जिसके कारण धान फसल से पूरा नष्ट हो गया था। 25 अक्टूबर 1990 का दिन है। 25 अक्टूबर 1990 को पोर्ट ब्लेयर के निकट भी था। 25 अक्टूबर को पोर्ट ब्लेयर के निकट आता है, थाईलैंड के खाड़ी में। पोर्ट ब्लेयर के नीचे जाओगे तो थाईलैंड दिखता है। वही थाईलैंड के नीचे आवाद के कारण ज्वार उठल था और धीरे धीरे पश्चिम दिशा में बढ़ने लगा और महा चक्रवात बन जाता है। 29 अक्टूबर को 10:30 बजे उड़ीसा के इरेस्मस 29 अक्टूबर को 10:30 बजे उड़ीसा के इरेस्मस कौन सा? उड़ीसा के इरेसामा उड़ीसा में पड़ता है। बालीकुडा के बीच इरेसामा और बालीकुडा के बीच में क्षेत्र को प्रभावित किया था 29 अक्टूबर। यही वाला थाईलैंड वाला आवादाब से उठाता से, जिसे भुवनेश्वर, कटक 28 राज्य तटीय नगर सहित उड़ीसा में पूरी तट को बर्बाद कर दिया था। 28 तटीय नगर को भी, और 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बहुत घर द्वार पशु पक्षी से मर गए थे ढेर लोग। इसमें कहा हो गया भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया था। साल, सागवान, बांस बागान वाले विशाल पारादीप कोनार के बीच मैंग्रोव का जंगल लुप्त हो गया था। वर्षा पढ़ते हम लोग 3 प्रकार की होती है वर्षा। कितने प्रकार? 3 प्रकार के। पहले आर्द्रता देख लेते हैं। आर्द्रता है जब जल जो है पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जितना जलवाष्प की मात्रा रहता है उसी को आर्द्रता कहते हैं। यही आर्द्रता जब जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होता है, जलवाष्प वायु में जल ज़्यादा रहेगा तो आर्द्र कहते हैं। इसको आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे गर्मी के दिन होती है तो इसकी मात्रा घटता है, जलवाष्प का धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है तो और इस प्रकार की अधिक आर्द्र हो जाती है। चलते हम लोग वर्षा 3 प्रकार का होता है। चक्रवाती वर्षा, चक्रवात द्वारा चलने वाली वर्षा को चक्रवात कहते हैं। बंगाल खाड़ी में होने वाली होता है। चक्रवात कहाँ होता है? बंगाल खाड़ी से उठता है और उड़ीसा को नुकसान पहुँचाता है। ये देखिए चक्रवात द्वारा उठने वाली वर्षा है ना। देखिए इधर से गर्म हवा आया, इधर से ठंडी है, दोनों टकरा गया तो ऊपर उठ गया तो ऊपर से ज़्यादा पानी होता है तो चक्रवात कहते हैं। चक्रवात ठंडी और गर्म वायु के टकराने से होती है। उड़ीसा में होता है। पर्वतीय वर्षा नाम है पर्वत है। पर्वत पर अधिक गर्म होकर पानी उठता है, फिर ज़्यादा पानी बरसता है, इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं, है ना। पर्वतीय पर बर्फ जमा हुआ है, उड़ता है तो देखते हम लोग। पर्वतीय वर्षा पश्चिमी घाट पर्वत में केरल राज्य से होकर टकराता है। पश्चिमी घाट है, केरल राज्य है, टकराता है। पश्चिमी घाट से टकरा करके राज्य से टकरा करके होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ भी वर्षा होता है। संवहनीय वर्षा ये होगी पर्वतीय वर्षा होगा। देखिए ना, पश्चिमी घाट से टकरा करके उठता है, आर्द्र वायु नीचे का पानी होता है पर्वतीय वर्षा में। और संवहनीय वर्षा हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है और ठंडा होकर बादल को लेकर नीचे गिर जाता है, संवहनीय वर्षा कहते हैं। जैसे संवहनीय वर्षा गर्म हवा पड़ती है और बादल लेकर गर्म नीचे गिरती है तो पानी का दौर होता है ना, इसको कहते हैं संवहनीय वर्षा। आर्द्र जल जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होती है तो जलवाष्प बन जाता है
तो उसे आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा का आर्द्रता कहते हैं। किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा का बताया आर्द्रता। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो आर्द्र दिन कहते हैं। अब आर्द्र दिनों में कपड़ा सूखने में अधिक समय लेता है। शरीर का पसीना भी आसानी से नहीं सूख पाता है, इतना आर्द्र दिन में होता, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले को वर्षा कहता है। वर्षण ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ज़्यादातर जल जो है भौम जल जमीन के अंदर से वर्षा जल से मिलता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करता है। जल संरक्षण में मदद करता है पौधा भी, तब न पौधा देता है, ऊपर नीचे आता है ना, पानी, पौधे से पानी बरसता है, इसलिए जल संरक्षण के। वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत 6 मंडल है, क्योंकि किसी में सब कुछ होता है, सांस लेना, मनुष्य के सब। समता मंडल में बादल नहीं होता तो नहीं होता, इसलिए वहाँ समता मंडल में वायुयान उड़ता है। व्यापारिक पवन है, अस्थायी पवन है। क्यों व्यापारिक पवन अस्थायी पवन है? उत्तर पश्चिम से चलने वाले पवन है। समता मंडल में ओजोन परत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। समता मंडल का 50 किलोमीटर है। वायु में शामिल ताप और शीतलन को तापमान कहते हैं। वायु में शामिल क्या रहता है? तापमान। गर्म और ठंडा को तापमान कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली वायु का बोलते हैं हाई प्रेशर, लो प्रेशर से पवन कहते हैं। पवन चलवे कहता है। पवन तीन प्रकार का अस्थायी पवन, मौसमी पवन, अस्थायी पवन। पीछे पढ़ लीजिए। हरियाणा में जून में लू चलती है। जून में क्या चलती है? लू माने लहर लू चलता है। हरियाणा में का बात है। हरियाणा में शीतलता में वर्षा होने के कारण पश्चिमी चक्रवात है। क्यों पश्चिमी चक्रवात से होता है? वहाँ भूमध्य रेखा से उठता है, भूमध्य रेखा से उठती है तो यहाँ भूमध्य रेखा उठती है तो सीधे उत्तरी पश्चिमी वर्षा कराती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो रबी फसल को फायदा पहुँचता है। तमिलनाडु में उत्तरी पश्चिम मानसून में लौटती मानसून से पानी होता है। लौटती मानसून से पानी होता है तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर। वो भी आंध्र प्रदेश पर भी होता है और कोरोमंडल तट पर, दोनों जगह होता है।